टेस्ट कौन कौन से करवा सकते हैं 30 प्लस हो जाए या 35 प्लस हो जाए? में डायबिटीज, शुगर्स एंड थायराइड, एफएसएच, एलएच और ओवरी का जो हार्मोन है ईस्ट्राडियोल कराने ही हैं। मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है मेनोपॉज में। वी हैव टू कंट्रोल नॉट गिविंग वे टू द क्रेविंग्स। मीठा खाना इज नॉट गुड एट दिस टाइम। डाइट कैसी होनी चाहिए? Refined oils should be consumed to the minimum. Avoid too much of spices in your meals. Fruits and vegetables should be good. Water intake, liquid intake in any form is good. पार्टनर्स जो है वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? Kind of irritation, sleeplessness, mood swings, hot flushes, that affects her routine life also. We should be very supportive. We should talk to her. That is very important. We should encourage her for a good healthy lifestyle. मेनोपॉज वाला जब फेज चल रहा होता तो उस दौरान बहुत सारी बीमारियों के भी सिम्टम्स साथ साथ चल रहे होते हैं। पीरियड्स बंद होने के बाद उनके वापस से पीरियड शुरू हो जाते हैं। अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग है और हम वो डायग्नोज कर लेते हैं कि वो बहुत थिकन्ड है, तो हमें वो सिर्फ एक इरेगुलर साइकिल की तरफ नहीं बता रही है, बल्कि वो हमें ये भी एक अंदेशा दे रही है कि आगे जाके हो सकता है ये महिला प्रोन हो कोई कैंसरस कंडीशन को। महिलाओं का जीवन जो है वो बहुत सारे बदलावों से होकर गुजरता है। उसमें से एक बदलाव जो है वो है मेनोपॉज। ये मेनोपॉज ना वो 40 साल की उम्र में वैसे तो होता है, लेकिन आजकल ये जल्दी भी हो रहा है, जिसे पेरीमेनोपॉज कहते हैं। और इसमें शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स, इरेगुलर पीरियड्स और इसके अलावा वेट का बढ़ना, बहुत कुछ होता है। ये जब बदलाव होता है ना तो उस वक्त समझ नहीं आता कि वो क्या करें। कई महिलाओं को तो पता भी नहीं होता कि ये मेनोपॉज जो होता है वो होता भी है, कब होता है, और कई बार उन्हें हो भी जाता है और उन्हें पता नहीं चलता। आज मेनोपॉज को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ है जानी मानी गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता चांदना। बहुत बहुत स्वागत है गृहलक्ष्मी में। थैंक यू सो मच। और ये जो पॉडकास्ट है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आप कितनी एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आपने कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन करने का डिसाइड किया। इट्स गुड कि हम ये अवेयरनेस लेके आएँ। बहुत सारी महिलाओं के मन में बहुत सारी इस बात को लेकर दुविधाएं हैं जिससे वो डिस्कस भी नहीं कर पाते। आई थिंक थ्रू दिस मीडियम हम उन तक पहुँच सकेंगे, उनकी परेशानियों का कुछ हल बता सकेंगे। और तभी मैंने आपको बहुत टाइम से मैं सर्च कर रही हूँ और फाइनली आज आपको हमने पकड़ लिया अपने स्टूडियो में। एंड अब वही वाली बात है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो पेरीमेनोपॉज है और मेनोपॉज है, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाइएगा कि कैसे लोगों को पता चले कि अब उन्हें मेनोपॉज होने वाला है, क्या लक्षण है उसके बारे में। महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी। जब उनकी वो मेंस्ट्रुएशन एज शुरू होती है एट द एज ऑफ 12 यूजुअली एंड इट बिगिन्स, और उसके बाद वो it continues till almost 40 years of age. उसके बाद there is a phase of perimenopause जहाँ पे जो उनके अंडाशय हैं the ovaries, वो जो hormones produce कर रहे हैं like estrogen and progesterone, उसकी क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ से उनकी बिगनिंग ऑफ पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज स्टेट शुरू होती है, जिसमें ना ही हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है बल्कि उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे स्वास्थ्य के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी वो महिलाएं फेस करती हैं, जिनकी जानकारी उनको होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर वो जागृत होंगी तो वो उनको बदल भी सकते हैं और प्रॉब्लम्स को वो डिले भी कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने बताया कि प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि कई बार ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पता नहीं चलते हैं, क्योंकि नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं लाइक अगर इरेगुलर पीरियड हो गया तो वो कभी कभार हो जाता है जस्ट इन केस। मूड स्विंग्स हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लोगों के ज़्यादातर हो भी जाते हैं। बट अक्सर ये चीज़ें होना या फिर ये जो पीरियड इरेगुलर होना, तो उस पर हम जानना चाहेंगे कि बेसिकली क्या है पेरीमेनोपॉज का जो लक्षण होता है, क्या क्या होता है उस वक्त? हाँ जी, देखिए हम समझते हैं कि मेनोपॉज तो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे महिलाओं को 12 महीने तक कोई पीरियड नहीं आता। जैसे ही वो इस स्टेज में पहुंचते हैं हम कहते हैं कि भाई दे हैव ऑलरेडी अटेंड मेनोपॉज। पर उससे पहले की जो प्रक्रिया है हमें वहाँ की जानकारी के बारे में पता होना चाहिए, विच इज़ पेरीमेनोपॉज। उस समय में महिलाओं को ये जो पीरियड्स हैं वो तो आते हैं लेकिन इरेगुलर हो सकते हैं। इरेगुलर इन द सेंस कई बार वो टाइमली नहीं आते, या वो कुछ महीनों के डिले होने के बाद आते हैं, या जब वो आते हैं तो बहुत लंबे समय तक भी रह सकते हैं, बहुत हैवी भी हो सकते हैं।
ऐसी कंडीशन सिर्फ मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज में नहीं होती, बल्कि बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी होती हैं महिलाओं के गर्भाशय में, कोई रसौली हो, उनके अंडाशय में रसौली हो, तो ये हमें रसौली मतलब मैम रसौली इन द सेंस कोई उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, जैसे फाइब्रॉइड कहते हैं, ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, वो भी इन महिलाओं में ऐसी पीरियड्स इरेगुलरिटी करती हैं। बट खास करके मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज में हमें समझना है कि इरेगुलर साइकिल्स जब वो शुरू होते हैं तो उन्हें समझना है कि उनके अब हार्मोनल चेंजेस बॉडी में शुरू हो गए। बिसाइड्स नॉट ओनली द हार्मोनल चेंजेस कॉजिंग मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हैं, जैसे कि उनके नींद के डिस्टर्बेंस होना, उनको नींद ठीक से ना आना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो हमें आजकल पता है जुड़ी हुई है मेनोपॉज से, वो है हॉट फ्लशेस। उसमें बहुत जल्दी गर्मी लगना, पसीना आना रात को, फिर एकदम से कुछ टाइम बाद ठंडी लगना, ठीक है, ये भी हो सकता है। मूड स्विंग्स भी थोड़ी मात्रा में होकर के इट कैन गो अप टू डिप्रेशन ऑल्सो, तो ये भी हमें जानकारी पता हो, हम उसे डिटेक्ट कर पाएँ तो हम उसको मैनेज या ट्रीट कर सकते हैं। मूड स्विंग्स अक्सर इवन मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज से पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में भी होते हैं, बट आफ्टर 40s ये मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, चीज़ों को याद ना रख पाना, रात को जैसे मैंने बताया नींद ना आना, गर्मी लगना, थोड़ा सा उनको वेट गेन की भी डिफ़िकल्टीज़ होती है, मोटापा बढ़ना, और एंड समटाइम्स क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स का डिप्लीशन हमारे बोन्स हेल्थ से भी रिलेटेड है, तो बोन वीकनेस कॉजिंग बॉडी एक्स, बैक एक्स, ये भी कॉमन है। एंड एक चीज़ बताइएगा, जैसे कि अभी तो आपने बताया कि जैसे पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज का लक्षण आपने बता दिए। पेरीमेनोपॉज जो लक्षण होता है तो इसके कितने टाइम के बाद मेनोपॉज प्रॉपर शुरू हो जाता है? सी दिस वेरीज फ्रॉम फीमेल्स टू फीमेल। जो पेरीमेनोपॉजल फेज हम कहते हैं कि अब यहाँ पे ट्रांजिशन शुरू हो गया, जो उनके ओव्यूलेशन साइकिल्स, फर्टिलिटी टाइम चल रहा था, वो ठीक ठाक नॉर्मल साइकिल्स चल रहे थे, वो अब स्लोली डिक्लाइन में जा रहा है। अब उनके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स कम होने लग गए, बट इमीडिएटली मेनोपॉज नहीं आता। दिस स्टेज कैन वेरी, मतलब ये कई महिलाओं में कुछ सालों तक भी चल सकती है। इट कैन स्टार्ट, ये बिगिन कर सकती है एंड ऑफ 30s, बाय 38 ईयर्स ऑफ एज कई फीमेल्स में ये जो हमारे लक्षण हैं मेनोपॉज के दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जबकि वो मेनोपॉज में पहुंचने में उनको अक्सर 8 साल भी लग सकते हैं। कईयों को कुछ महीने या सालों पहले ही ये शुरू होते हैं और फिर वो मेनोपॉज अटेंड करते हैं। तो पेरीमेनोपॉज का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, कुड बी फ्यू ईयर्स टू 10 ईयर्स ऑल्सो। सो वी एक्सपेक्ट 38 ऑनवर्ड्स एनीबडी कैन हैव दिस सिम्टम्स रीचिंग अप टू 48 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, ये जो पेरीमेनोपॉज का अभी आपने बताया कि मतलब ये पूरा चलता है, मतलब 10 साल भी हो सकते हैं, जी, ठीक है जी। तो ये जो बीच का जो टाइम होता है, तो इस बीच वाले जो टाइम में कौन कौन से और लक्षण होते हैं? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जब हम आगे बढ़ रहे हैं मेनोपॉज की तरफ हम जब जा रहे हैं, तो उस वक्त अभी आपने बताया कि ये होता है जैसे सोना, मतलब नींद में डिस्टर्बेंस एंड ऑल होता है, लेकिन ये जो पेरीमेनोपॉज में जैसे कि जो 35 से शुरू होता है, आई थिंक वो बहुत इनिशियल होगा टाइम। हाँ जी, तो उस टाइम क्या हो सकता है, क्या होता है? सो हार्मोनल चेंजेस जो हमारे प्रोफाउंड नहीं है, पर थोड़े थोड़े डिप्लीशन जैसे शुरू हो गए, इसमें हम मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं देखते। हम मेजर जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स कहना चाहती हूँ मैं, जो मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ते हैं, बोन हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको यूरिनेशन में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। वो बहुत प्रोफाउंड नहीं होता, बट लाइक आई टोल्ड यू कि मूड स्विंग्स, यस, दैट इज़ वेरी कॉमन विच कैन बी सीन इन पेरीमेनोपॉजल एज। देयर कैन बी चेंजेस इन द स्किन टेक्सचर, उनके स्किन और हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स इस समय बढ़ सकती हैं। इरिटेशन, सटल इरिटेशंस, रात को कभी कभी पसीना आना, वो सब इस समय शुरू हो जाता है। दीज आर सटल सिम्टम्स विच आर पेरीमेनोपॉजल रिलेटेड, बट मेनोपॉज जब एक बार वो अटेन कर लेती हैं, उसके बाद बाकी और चीज़ें भी हैं जो थोड़ी गंभीर अवस्था में वो फेस कर सकती हैं। इसीलिए हमें पेरीमेनोपॉज पे ज़्यादा फोकस करना है कि वो इस समय अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकें, या किस समय वो अपने डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें, ताकि उनका ट्रीटमेंट वो टाइमली ले लें। क्या जो ये अभी तो ये हम लोगों ने देखा कि जो ये हमारा इसका मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज वाला जो सिम्टम्स आपने बताया, तो अभी 35 अर्ली एज में जो मेनोपॉज हो रहा है उसके बारे में बताइएगा कि बहुत जल्दी हो रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि 35 अगर है तो उसमें भी मतलब सिम्टम्स आपके शुरू हो जा रहे हैं, या 35 में भी कई लोगों की पीरियड्स बंद हो जा रहा है। एग्जैक्टली, स्ट्रेस इज़ ऑल्सो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अर्ली मेनोपॉज, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि आजकल की जैसी लाइफस्टाइल है, लेडीज़ आर वर्किंग एज वेल एज दे हैव टू टेक केयर, मतलब उनको घर के भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बाहर की भी हैं, तो उस किसी
काइंड ऑफ बैलेंस करने में वो अपनी हेल्थ को थोड़ा साइड में रखते हैं, जिस वजह से स्ट्रेस कैन बी अ कंट्रीब्यूशन टू अर्ली मेनोपॉज। अपार्ट फ्रॉम दिस आजकल अवेयरनेस टूवर्ड्स हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर ओवेरियन सर्जरीज हो रखी हों जल्दी, जिसमें उस सर्जिकली इंड्यूस्ड मेनोपॉज भी हो सकता है, जिसकी अवेयरनेस पेशेंट को होनी चाहिए। कैंसर रिलेटेड सर्जरीज या कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट लेने वाले महिलाओं को भी मेनोपॉज अर्ली हो सकता है। तो ये जानकारी अगर हो तो वो टाइमली ट्रीटमेंट लेकर अपने सिम्टम्स को अवॉइड कर सकते हैं। जो रियल एज है मेनोपॉज की वो कौन सी होती है, जैसे पहले के टाइम में जो हो रहा था, या अभी भी अगर रियल एज हम पूछें तो कौन सा एज सही होता है, मतलब एग्जैक्ट? So ideal menopausal age Indian women के लिए starts from 48 years of age, Okay. and it can go up to 52 years. ओके। उससे पहले होना थोड़ा सा जल्दी मेनोपॉज कहा जाता है, बट 45 इज़ ऑल्सो ओके। अगर हम कहें कि अर्ली मेनोपॉज कब होता है, दैट इज़ 40s। 38 40s इज़ डेफिनेटली अ वेरी अर्ली मेनोपॉज, एंड एनी मेनोपॉज विच कम्स आफ्टर 45 इज डिलेड। हमें जल्दी की भी फिक्र है, उसी तरह हमें डिलेड की भी फिक्र है। तो 55 के ऊपर अगर कोई महिलाओं के पीरियड्स चल रहे हैं तो वो भी उनके लिए नॉर्मल नहीं है। अच्छा, मैं अभी इसी बात पे आने वाली थी जस्ट, कि जैसे कि हम लोग अगर अर्ली मेनोपॉज जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर जब इरेगुलर पीरियड्स हो गया या बहुत सारी जो दिक्कतें हो रही हैं, तो ये सब तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब देर से आता है तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम्स होती होंगी? हाँ जी, तो अगर आपके पीरियड्स डिलेड हैं तो इसका कारण सिर्फ मेनोपॉज लेट होना नहीं है। इसके कारण और भी हो सकते हैं कि ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन जैसे चल ही रहा है, ज़्यादा है, तो आपके जो अंदर की यूट्रस की लाइनिंग होती है, उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहाँ के सेल्स कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे कहीं कोई एबनॉर्मल पॉलिप या ट्यूमर भी डेवलप हो रहा हो। सो एंड दैट इज़ वाई आपके वो अभी फंक्शन चल रहा है, या ओवरी में कोई सिस्ट है जो ये हार्मोन प्रोडक्शन चल ही रहा है, वो एबनॉर्मल प्रॉब्लम पैथोलॉजी के कारण हो सकता है। तो हमें वो जानकारी पता करने के लिए टेस्ट या अल्ट्रासाउंड्स करा के हम देख सकते हैं, एंड अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो उसका इलाज करा लेना चाहिए। अच्छा, मतलब देर से होने में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। यस। जो ये जो लक्षण होते हैं, जब ये बहुत सारे लक्षण आपने बताए, तो क्या सभी महिलाओं में सेम लक्षण होते हैं? नहीं, ये हर महिला में सेम लक्षण नहीं होते। इट वेरीज फ्रॉम लेडीज़ टू लेडीज़। कई महिलाओं में कुछ लक्षण नहीं भी होते हैं। अच्छा। और कुछ महिलाओं में लक्षण इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उनसे बहुत ज़्यादा ही पीड़ित होते हैं। जैसे अब मूड स्विंग्स की हम बात करें तो ओवरऑल सब में होते हैं, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इटसेल्फ। जैसे मैंने कहा, देयर इज़ अ ओवुलेशन चेंज में भी हमारे हार्मोन्स जो उतार चढ़ाव होता है, मूड स्विंग्स उसके कारण होते हैं। ये बढ़ जाते हैं इस समय जैसे ईस्ट्रोजन कम हुआ, लेकिन कईयों में इतना ज़्यादा हो जाता है कि दे लैंड अप इनटू डिप्रेशन। वो अपना वो जैसे उनके घर के भी लोग कहते हैं कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो किसी से बात करना नहीं चाहते, वो टाइमली खाना नहीं खाना चाहते, वो नींद उनको नहीं आती। सो यहाँ पे हमें उनको वो डायग्नोस करके ट्रीट करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें एबनॉर्मल कहलाती हैं, जिसमें what affects this is genetic, one of the reason, but other things are how others are supportive or how she is accepting the situation. ओके मैम, एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इस दौरान देखा जाता है, ब्रेन फॉग। ये ब्रेन फॉग क्या होता है, इसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि लोगों को नहीं पता है। और ये ब्रेन फॉग अगर हो तो इससे कैसे मतलब ठीक किया जाए, घर पे ठीक किया जाए या डॉक्टर से मिलें, क्या कर सकते हैं? सो ब्रेन फॉग से बेसिकली वी अंडरस्टैंड फॉरगेटिंग थिंग्स अर्ली, भूल जाना, याद नहीं रख पाना, और कंफ्यूज्ड रहना कि हम किस का क्या करने जा रहे थे। यू मस्ट बी नोइंग कि कभी कोई ऐसा होता है, हम किसी जगह जाते हैं, हम कुछ काम के वजह से हमने सोच के वहाँ कुछ करना है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम वहाँ क्यों आए या हमें क्या करना है, राइट? तो हम बोलते हैं जस्ट फॉर गॉड कि मेरे को क्या करना था। वो वंस इन अ वाइल इज़ ओके। ब्रेन फॉग इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हर चीज़ भूल जाती हैं, याद नहीं रख पाती। और इसमें डेफिनेटली हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर उनके घर वालों को पता है कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम लेडी इज़ फेसिंग, तो उनका ट्रीटमेंट भी है। लाइक आई सेड, वी कैन गो फॉर फर्दर मेडिकेशंस। और अदरवाइज़ क्या चेंजेस आप ला सकते हो इज़ डेफिनेटली योर लाइफस्टाइल चेंजेस। हमें अपने आहार का ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल पौष्टिक न्यूट्रिटिव डाइट लें। वी शुड अवॉइड काइंड ऑफ जंक फूड। हमें एक्सरसाइजेस डेली रूटीन में करने चाहिए,
डीप ब्रीदिंग, योगा इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ प्रिवेंटिंग सच प्रॉब्लम्स. तो वो भी हमें राइट फ्रॉम द बिगनिंग वी शुड एंकरेज अ लेडी टू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस. अच्छा, जैसे ये ब्रेन फॉग वगैरह ये सब जो नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं, तो उसके लिए आप मेडिकेशन में क्या करते हैं? मेडिकेशंस हमें समझ आ रहा है कि ये सारा ईस्ट्रोजन डिप्लीशन के कारण है. सो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स सिर्फ यूट्रस में नहीं होते, दे आर एवरीवेयर, दे आर इन द हार्ट, दे इन द बोन्स, दे इन द ब्रेन एज वेल. तो वहाँ के लिए हमें सप्लीमेंटेशन, लाइक आई सेड, वी कैन बिगिन विद सम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आफ्टर चेकिंग कि वो फिट है उस थेरेपी के लिए. वो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए. नंबर 1, इट इज़ अ वेरी बिग मिथ कि हम ओवर द काउंटर जाके वो मेडिकेशंस लें और खा लें. हर किसी के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सूटेबल नहीं होती है. सो दैट शुड बी गिवन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट ओनली. एंड येस, इट कैन बी प्रिवेंटेड, बट लाइक आई मैंशन, बाकी चीज़ें भी वो करें जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, वेट कंट्रोल करना और एक्सरसाइजेस करना. देयर आर मेनी थिंग्स अ लेडी कैन डू. And I feel after a particular age, puzzle solving things, you should read books, वो सब करने से भी आप थोड़ा सा इसको प्रिवेंट कर सकते हो. जैसा कि अभी आपने बताया कि हम ये सारा कुछ लाइफस्टाइल में अपना सकते हैं जिससे हमारा मतलब जो मेनोपॉज वाला जो फेज़ है वो अच्छा हो, ठीक हो. तो उसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि मेनोपॉज के दौरान भी नहीं होता है कि 40 के बाद ऐसा लगता है कि फिर अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है वो जल्दी वेट लॉस भी नहीं होता है. तो क्या इस दौरान जो है वो हमें एकदम स्लिम एंड ट्रिम फिगर पे ध्यान देना चाहिए, मतलब अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा, फ़िटनेस का मतलब ये हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा पतला दिखाना, क्या हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर हमें अपनी मतलब ऐसा है कि हमारा जो है वज़न जो है वो नॉर्मल रहे, हम ज़्यादा मोटे ना हों और हमारा जो लाइफस्टाइल हो वो अच्छा रहे, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए? इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि 40 के बाद ये चीज़ सोचने लग जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, अब तो मोटापा हो जाएगा, मैं ये खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी. ये तो इसके बारे में बताइएगा कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, या हम इसको किस तरह से ठीक करें कि हम अच्छे भी लगें और ये जो फेज़ है उसको अच्छे से एंजॉय भी करें. राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आई थिंक हम आजकल अवेयर भी हैं. वज़न कंट्रोल करना, वज़न ठीक उसमें रहना इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस एज ऑफ योर लाइफ. ऑल द मोर क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है. बिकॉज हम जो देखते हैं कि 30s और 20s में जो महिलाएं अपना जैसा लाइफस्टाइल जी रही हैं उसमें वो वेट कंट्रोल करना आसान है एज कम्पेयर टू आफ्टर 40s, राइट. तो दिस इज़ linked with the hormones, also linked with the metabolism, and weight gain is because of menopause also. आपका फैट डिपोजिशन इस समय बढ़ जाता है. तो ऑब्वियसली आपके सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए वेट रिडक्शन इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू शुड लुक फॉरवर्ड टू. बट गोइंग फॉर फैट डाइट्स, कीटो डाइट्स, वी हैव टू बी केयरफुल. वो पतले लगने के लिए नहीं करना है, हमने ऑप्टिमल वेट रखना है. समथिंग कॉल्ड एज यू शुड हैव एन ऑप्टिमम बोन मिनरल डेंसिटी इंडेक्स और BMI, जिसमें हमारे हाइट और वेट डिपेंड करती है आपके हर स्टेज ऑफ लाइफ में कितनी होनी चाहिए. आपको ऑप्टिमल उसको ध्यान में रखते हुए अपना वज़न कम करना है. ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेना, लाइक वी हैव टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंस्टा एंड अदरवाइज, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि बिना कसरत किए, बिना खाने पे ध्यान दिए आप कैसी कैसी दवाई लेके अपना वज़न कम कर सकते हो. दैट इज़ रॉन्ग. वो आपके मेटाबॉलिज्म को वर्सन करता है. दैट कैन अफेक्ट योर किडनीज एंड लिवर इन लॉन्ग रन. सो आइडियल वेट मैनेजमेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ विद योर डाइट and exercise. This is two most important thing which you have to take care of. That will control your weight also and prevent you from diseases. But patla hona is not the target. You should control weight for your healthy, healthy body, not for looking good. Of course, it helps you in look good also, okay. Looking good also. और ये जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, इससे निपटने के लिए हम मतलब कोई ऐसी चीज़ जो घरेलू ऐसी चीज़ जो हम खा सकते हों? यस. सो हमने ये देखा है कि देयर बिसाइड्स जो मेडिकेशंस हैं, देयर मैनी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जिसमें ईस्ट्रोजन होता है. इफ़ यू इंक्रीज द इंटेक ऑफ दीज फूड प्रोडक्ट्स जो हमारे नॉर्मली इंडियन किचन्स में वी आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि हमारे पास अवेलेबल है, तो यू कैन हैव इट. उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हैं ब्लैक पेपर एंड क्लव एंड सोया. These are very good, क्लव मतलब वो लौंग. हाँ. अच्छा, लौंग. ब्लैक पेपर, काली मिर्च, लौंग and सोया. okay. सोया चंक में ले लो, या सोया यू कैन मिक्स इट विद आटे के साथ आप मिक्स करके उसकी चपाती ले सकते हो. दिस इज़ गुड इन फाइबर ऑल्सो एंड इट हैज़ प्लांट ईस्ट्रोजन. इसमें आप रिप्लेसमेंट के बिना भी अपने आप को वो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं, जिससे आपके सारे सिम्टम्स में थोड़ा सा दे कैन बी रिड्यूस्ड. एंड
ऑफ कोर्स हेल्दी डाइट में गोइंग फॉर वेजिटेरियन डाइट इज़ प्रेफर्ड ओवर रेड मीट. अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सबको बिल्कुल ही कम करना चाहिए. इनटेक ऑफ कैफीन, इनटेक ऑफ स्पाइसी मील्स, ये सब भी हमें कम करना चाहिए. सो दीज थिंग्स हेल्प इन लॉन्ग रन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी सीड्स अवेलेबल नाउ डेज. वी आर ऑल अवेयर. ओट्स के अलावा पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, these are also good for maintaining weight and keeping your menopause symptoms at away. ओके. एंड ये जो अभी आपने बताया खाने के लिए, खाने में एक चीज़ और मैंने सुना है कि मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है मेनोपॉज में. क्या ये सच है? क्योंकि कुछ लोगों में तो मैंने सुना है और मैंने देखा भी है. तो क्या ऐसा है? अगर है तो क्यों है और इसका समाधान क्या है? सो दीज आर नॉर्मल फूड क्रेविंग्स जो कहते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में. वी सी कि वो जो फूड क्रेविंग्स डेवलप होती है पोस्ट ओवुलेशन भी हो सकती है, मेनोपॉजल टाइम में भी हो सकती है, बट नहीं, वी हैव टू कंट्रोल नॉट गिविंग वे टू द क्रेविंग्स. मीठा खाना इज़ नॉट गुड एट दिस टाइम बिकॉज आपके रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एक स्टेज के बाद भी बढ़ती है. डायबिटीज़ की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं विच कैन एड ऑन टू योर मेनोपॉजल सिम्टम्स, स्पेशली यूरिनरी सिम्टम्स. एंड डेफिनेटली हमें ये चीज़ें इन्फ्लेमेशन भी अंदर बॉडी में बढ़ाती हैं विच कैन कॉज एग्जैजरेटेड चेंजेस इन योर स्किन, रिंकलिंग फॉर्मेशन, वो सब कुछ जल्दी होता है. सो मीठा शुड बी अवॉइडेड. एट द मोस्ट फ्रूट इनटेक में आप वो रख सकते हैं, बट रिफाइंड शुगर्स का इनटेक कम करना चाहिए. ये जो अच्छा अभी आपने बोला मीठा वगैरह नहीं खा, मतलब ऑब्वियसली ये रिफाइंड शुगर तो नहीं खा सकते. तो क्या कहेंगी जैगरी को लेकर या फिर कुछ और मीठे का ऑप्शन जिसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो उसके लिए? सो हाँ जी, हम सुनते हैं हमारे पास जैसे महिलाओं को हमने कहा मीठा नहीं खाना है, तो देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि हम खांड ले लेते हैं, हम जैगरी ले लेते हैं, हम हनी ले लेते हैं. आई एम स्टिल टेलिंग देम कि ये भी शुगर ही कन्वर्ट होती है, अंदर जाके ग्लूकोज अपटेक बढ़ेगा तो फिर आपका फैट भी बढ़ेगा, डिपोजिशन. तो वी शुड कीप इट इन मॉडरेशन. अगर आपके प्री डायबिटिक या डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं लेना होगा, लेकिन अगर आपकी वैसी हिस्ट्री नहीं है तो आपको इसकी मात्रा अभी से कम करनी होगी ताकि आप उस स्टेज तक ना पहुँचें. द अदर ऑल्टरनेटिव्स टू मीठा इज़ फ्रूट्स. जैसे मैं कह रही हूँ कि फ्रूट्स हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ सुक्रोज जो डाइजेस्ट हो जाता है विच डजंट मच कन्वर्ट इनटू फैट. तो फ्रूट विल बी अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन शुगर और जैगरी और हनी. तो मेनोपॉज के लिए कौन से बेस्ट फूड जो होंगे, मतलब फ्रूट्स जो हैं उसको? सो द फूड विच हैज़ मोर एंटीऑक्सीडेंट्स, हम जैसे जो कलर्ड वेराइटी ऑफ फूड एंड फ्रूट्स हैं, दे आर वेरी गुड. All kind of berries, strawberries can be taken, consumed. Mango and all, chiku in moderation is okay. Papaya is very good because वो आपके constipation को भी avoid करता है and keeps your bowel activity intact. And apart from fruits and food, मैं ये एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि आपका water intake should be quite good. Hydration plays an important role for hormonal metabolism. तो water intake को आपको बढ़ाना है इस समय. आपके in a way urinary symptoms भी आपके कम होंगे which is related to menopause. And dehydrating fluids like tea and caffeine like we mentioned and alcohol, वो बिल्कुल कम कर देना चाहिए. ओके. एंड एक और चीज़ है जो कि मेनोपॉज के दौरान जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, B12 हो गया, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफिशियंसी भी देखी जाती है. तो उसके लिए क्या करें? मतलब इस समय हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एक ये जो मेजर प्रॉब्लम फीमेल्स फेस करते हैं इज़ रिलेटेड टू बोन हेल्थ, जिसे हम कहते हैं बोन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होना, क्योंकि वहाँ ईस्ट्रोजन की कमी होने से आपको योर प्रोन टू ओस्टियोपोरोसिस और उसकी मिनरल डेंसिटी के कम होने की वजह से आपके फ्रैक्चर्स के रिस्क बढ़ते हैं. एंड वो प्रिवेंटेबल है विद मेडिकेशंस, कैल्शियम इनटेक plus diet rich in calcium. Dairy products you can consume things which are rich in magnesium, bananas and minerals, and most important vitamin जो है, जो विटामिन डी है, उसकी मात्रा भी आपके बॉडी में ठीक होनी चाहिए. या तो वो आप सप्लीमेंट्स के उसमें ले सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग सनलाइट बिटवीन 8 to 10 का 15 मिनट्स ऑफ एक्सपोजर इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. ओके. बोन हेल्थ. ये जो अभी इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पूछी कि कैसे इसे कम किया जाए, क्या किया जाए. जो और मेडिकेशन में और क्या क्या आप लोग मतलब जो मेनोपॉज में आप लोग देते हैं, जैसे कि जब पता चल जाए कि मेनोपॉज हो गया तो आप मेडिकेशन में कौन कौन सी, मतलब दवाइयाँ तो ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं पता चल पाएंगी, अलग अलग लोगों पर आई थिंक अलग दवाइयाँ यूज़ होती होंगी, लेकिन फिर भी मेडिकेशन में आप क्या देते हैं उन्हें? देखिए, एक चीज़ तो हमने समझी कि लाइफस्टाइल चेंजेस हमें हेल्प करेंगे. दूसरी चीज़ें जैसे मैं कह रही हूँ कि सिम्टम्स कईयों के बहुत प्रोफाउंड होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो
तो उसमें मेडिकेशन ज़रूरी हैं। तो मेडिकेशंस जो हैं वो हमारे 2 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन यूजुअली ज़्यादा सेफ़ है एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे को कंज्यूम करने में, एंड ईस्ट्रोजन जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए वो अंडर प्रिस्क्रिप्शन, अंडर गाइडेंस ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ही लेना चाहिए। अच्छा। बट ये हार्मोन थेरेपी रियली हेल्प्स उनको ओवरकम द सिम्टम्स। अपार्ट फ्रॉम दिस कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी, अदर मिनरल्स जो हम कह रहे हैं कि डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, मल्टीविटामिन्स, दैट टू अंडर अ फिक्स्ड प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। कई महिलाएं हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमें कैल्शियम ये हम ले ही रहे हैं, बट आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग। तो वो क्योंकि किसी और ने ली वही कैल्शियम हम ले रहे हैं। देयर इज़ डेफिनेट डिफरेंट कैल्शियम विद आइसोफ्लेवोन्स जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर 48 ईयर्स ऑफ एज, वही हमें स्पेसिफिक लेनी चाहिए, एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स एज पर व्हाट the tests are, what deficiencies she is having. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी, ओरल थेरेपी भी होती है, लोकल थेरेपी भी होती है, जो हम वजाइनल क्रीम्स जैसे ईस्ट्रोजन क्रीम्स हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके उनके लोकल सिम्टम्स कम हो सकते हैं। ओके। दीज आर वेरी इफेक्टिव एट दिस टाइम। तो ये भी आपने जो बताया कि तो ये जो क्रीम्स वगैरह होते हैं तो उसको मतलब उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, मतलब क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स यूजुअली क्रीम्स के इतने नहीं होते हैं, दे आर वेरी सेफ एंड कैन बी गिवन इवन इफ़ उनको वहाँ पे सिर्फ लोकल मैनेजमेंट करना है, इन द सेंस कि जैसे मेनोपॉज में हम समझ रहे हैं बाकी सब बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ के अलावा लोकल यूरिनरी सिम्टम्स के भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। ड्राइनेस इज़ मोर कॉमन, दे आर प्रोन टू यूरिन इन्फेक्शंस, ठीक है। सो वहाँ पे द ईस्ट्रोजन क्रीम प्लेज अ रोल कि उनके वो सिम्टम्स जो उनको बार बार यूरिन आना या पेनफुल यूरिनेशन होना, वो वाला प्रिवेंटेबल है, एंड कैन बी यूज्ड वेरी सेफली बट ओनली फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब उसके भी कंटिन्यूअस यूजेज नहीं होती, देयर इज़ अ टाइम प्रिस्क्राइब कि इसी समय इतने टाइम तक वो आप ले सकते हो। एंड दवाइयों में भी इसी तरह है ना? येस, द टैबलेट्स कैन बी गिवन, एंड वो भी डिपेंड करता है आपके और कोई हिस्ट्री तो नहीं है, आपके बाकी जानकारी, आपके फैमिली में आपके खुद के मेमोग्राफीज़ के बाद ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रूल आउट करने के बाद ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। ओके। एंड क्या मतलब दवाई और टैबलेट्स के अलावा क्या कुछ ऐसे सर्जरी वर्जरी भी कुछ होता है? नहीं, मेनोपॉज के लिए देयर इज़ नथिंग, नो सर्जिकल मैनेजमेंट, वैसा कुछ नहीं होता है, एंड इट इज़ प्योरली सप्लीमेंटिंग व्हाट इज़ डेफिशिएंट। दैट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक दवाई जो किसी एक महिला को सूटेबल हो सकती है वो दूसरे को ना वर्क करे, तो वो इंडिविजुअल बेस्ड मेडिकेशंस ही लेना बेहतर रहता है। ओके। तो जैसे मेडिकेशन के बारे में बात हो रही है तो कुछ हर्बल के बारे में भी जानेंगे। क्या कुछ हर्बल चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम थोड़ा सा इसके जो मेनोपॉज का जो लक्षण है उसको कम कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसे ठीक कर सकते हैं थोड़ा, जैसे घर पे कुछ ऐसी चीज़? मेडिकेशंस मैंने तो जैसे बताया, सोया, आइसोफ्लेवोन्स, ये सब अच्छा है, बट कुछ ड्रिंक्स वगैरह, jैसे कुछ लोग हैं कि ड्रिंक्स बोलते हैं कि जैसे कुछ पानी वो होते हैं ना, जो मसालों के कुछ पानी वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है इंस्टाग्राम पे, कि अगर आप कुछ धनिया का पानी या फिर आप कुछ जीरा पानी या कुछ, सो दीज आर गुड फॉर डाइजेशन। ज़रूरी है कि हमारा डाइजेशन अच्छा हो। मे बी वो सब कहते हैं मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, आपकी ओबेसिटी कम करता है। आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स एज ऑफ नाउ, बट येस, वाटर इनटेक इन एनी फॉर्म इज़ गुड। जीरा एंड होममेड प्रोडक्ट्स आर गुड, वो कंज्यूम कर सकते हैं। धनिया एंड ऑल आई थिंक हेल्प्स इन कंट्रोलिंग योर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, वो से आपके शुगर कंट्रोल होती है, तो ये कंज्यूम किया जा सकता है। बट हमें अवेयर रहना है कि ओवर डू भी नहीं करना है, वो भी ज़रूरी है कि हम उसको एक्सेस भी में ना ले। एनीथिंग इन मॉडरेशन इज़ एक्सेप्टेबल। अब डाइट जो है, डाइट एंड लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा बातें करेंगे, जिसमें एक तो डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम पूरे मतलब ओवरऑल व्हाट्स वी ईट इन अ डे, जो मेनोपॉज वाले लेडीज़ हैं उनको क्या खाना चाहिए पूरे दिन में, एक बता दीजिएगा उन्हें। सो वी नीड समथिंग विच कीप्स अवर हार्ट एंड बोन्स हेल्दी, अपार्ट फ्रॉम हमारे सिम्टम्स को मैनेज कर सकें। तो आवर ऑयल has to be managed. We start from the cooking oil, वो देखना है हमने कि refined oils should be consumed to the minimum. Try roasting or you can deep fried products, चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, and avoid too much of spices in your meals. Of course थोड़े बहुत spices हमारे लिए healthy हैं, turmeric is good, but too much of otherwise जो आजकल we see in fast food and sauces, वो सब हमें नहीं लेना चाहिए. Try keeping it simple and have lot of fiber, जैसे fruits हैं, sprouts हैं. Protein intake should be good क्योंकि muscle mass पे इस समय हमारा decline हो रहा है, कम हो रहा है. Exercise will also help, but protein intake also important है इस समय. And you should consume good amount of
लाइक कार्बोहाइड्रेट्स मॉडरेशन में होना चाहिए, फैट कम होना चाहिए, प्रोटीन्स अच्छा होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी गुड, वाटर इनटेक, लिक्विड इनटेक इन एनी फॉर्म इज़ गुड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं, कैफीन है, अल्कोहल लाइक आई मैंशनड अर्लियर, वो हमें कम लेना है. Night time meals should be consumed by not later than 7 p.m. and because again the metabolism slows down after that. And nighttime urination is also symptom which develops in this age group. तो we tell कि water intake अपना रात को बहुत नहीं बढ़ाकर दिन में ही ज़्यादा ले तो वो बेहतर है. अच्छा, ये अभी जो आपने बताया कि ये रात में मतलब पानी थोड़ा रात में पानी कम करें इन द सेंस कि आप 8-1 बजे के बाद बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करें कि आपको नाइट यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, दैट कैन अफेक्ट योर स्लीप. अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो ये आपने बताया ना कि एक तो डाइट कैसी होनी चाहिए, और ये एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जो ये जब इस दौरान प्रॉब्लम्स जो होती हैं तो उस दौरान में जब नींद में जो डिस्टर्बेंस होता है वो कैसे ठीक करें, क्योंकि वो So that's very common because of hormonal changes. You should not force yourself to sleep. अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो हमें एक्सेप्ट करना है कि पॉसिबल है, इट्स बिकॉज ऑफ सम hormonal changes happening. आप एक स्लीप हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं. मेन थिंग नाउ डेज विच आई वुड लाइक टू टेल इज कीप अवे फ्रॉम स्क्रीन टाइम. हमारा वॉचिंग फ़ोन और टीवी एनीथिंग हमें 2 आवर्स प्रायर टू स्लीप टाइम स्टॉप करना है. हमें स्लीप टाइम अपना फिक्स करना है. मील्स इनटेक 2 आवर्स पहले कंप्लीट करना है. ट्राई फॉर अ स्मॉल duration of walk or some exercise prior to your sleep. Keep your lights dim in the room. Have loose cotton clothes क्योंकि नाइट में भी नॉट ओनली द स्लीप डिस्टर्बेंस, हॉट फ्लशेस भी कॉमन है, पसीना आना जैसे हमने कहा था रात को ज़्यादा कॉमन है, तो उस हिसाब से कपड़े भी अपने लूज कॉटन के पहने. दिन में चाहे जितनी भी नींद आए हम कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं सो करके रात के ही टाइम पे फोकस करें. एंड अर्ली मॉर्निंग इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी घंटे सोए यू शुड गेट अप बाय 7 o'clock. दैट ऑल्सो हेल्प्स यू इन करेक्टिंग योर स्लीप साइकिल. हॉट फ्लैशेस से बचने के लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं? हॉट फ्लशेस बड़ी एक ऐसे सिम्टम है विच इज़ बिगनिंग ऑफ मेनोपॉज बेसिकली, और किसी और स्टेज ऑफ लाइफ में नहीं मिलती, जिसमें आपको सडनली बहुत गर्मी लगती है, पसीना आता है. इट कैन वेरी फ्रॉम एनी टाइम बिटवीन 3 minutes to 10 minutes और इवन लॉन्गर. ये भी वेरिएबल सिम्टम होता है फीमेल्स में. इस समय हमें ऑल्दो इसकी कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, हॉट फ्लशेस हैज़ टू हैपन, बट हम उसको कम करने के लिए इसके ट्रिगर फैक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं. दे आर ट्रिगरिंग फैक्टर्स हियर विच इज़ लाइक टू मच ऑफ हीट एनवायरनमेंट कि बहुत ज़्यादा यू कैन यूज़ ACs और फैंस टू कीप योर सेल्फ कूल. कपड़े अपने उस तरीके से पहने कि बहुत ज़्यादा आपको गर्मी या पसीना ना आए. आप you can take deep breaths or do some yoga and meditation, even that helps to overcome hot flushes. And again the other trigger factor is eating any kind of oily or spicy meal. उसको भी आप अपने intake कम करेंगे तो आपके hot flushes के symptoms are comparatively reduced. ओके, अभी एक हमने हॉट फ्लैशेस से पहले हमने बात की थी नींद की, है ना? तो नींद तो हमें प्रॉपर जो है वो चाहिए. एंड ये खाने की भी बात है जो जिसके बारे में यह बार बार कहा जाता है कि जो डिनर है वो हमें 7 से पहले कर लेना चाहिए. लेकिन आज के टाइम में एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑफिस आवर जिनके हैं जो पहुंचते हैं बहुत देर रात तक. मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के ये सवाल होंगे, क्योंकि मेरा खुद का ये सवाल है कि वो 7 बजे जब घर नहीं पहुंचते हैं तो फिर वो 7 बजे तक डिनर कैसे कर सकते हैं? एंड उनका क्या, वो कैसे क्या कर सकते हैं कि जिससे उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वेट गेन एंड ऑल कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में, अगर जब भी उन्हें मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज जब वो फेस करें तो क्या करना चाहिए उसके लिए? ट्रू, वेरी ट्रू. आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें बड़ा डिफ़िकल्ट है ये पूरा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीना, बट कहीं ना कहीं हमें वो चेंजेस लाने पड़ेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बहुत लेट डिनर्स करोगे वो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो यू कैन कैरी योर बॉक्सेस और मील बॉक्सेस और यू कैन ट्राई एटलीस्ट ईटिंग द मेजर मील बाय 7 PM. एंड इन केस अगर आपको लगता है कि आपका वो नहीं हुआ तो डोंट ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू कैन गो फॉर सूप्स एंड सैलड्स एट नाइट टाइम और सम फ्रूट प्लेटर. देन कीप इट मिनिमम, कीप इट सिंपल. फिर आप ज़्यादा पूरा मील ना करके आप उसको थोड़ा सा लाइटर मील करके आप ले सकते हो. एंड फिर भी सोने से पहले यू शुड हैव सम गैप और मे बी गो फॉर अ वॉक. दैट कैन हेल्प यू. ये वाला ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि आप साथ में कुछ लेके चलो. बिकॉज रोज के लिए वो करना कई बार मुश्किल है. कोशिश करें ओवरऑल इतना ज़्यादा वो स्किप ना हो, बट इफ़ यू कैन मेक दोज चेंजेस एज अ रूटीन तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल. ओके, ये मिल्क के लिए क्या कहेंगी कि क्या मिल्क जो है वो पीना, बहुत सारे लोग आजकल तो दूध में भी ये चीज़ हो रही है कि दूध जो है वो नहीं पीना चाहिए एंड ऑल, है ना, ये भी कहा जा रहा है. तो क्या कहेंगी कि इस
फेज़ में जो है वो दूध सही है पीना? So milk is not जैसे complete food या very important food, we don't consider it that way. It is an optional thing. अगर आपको लग रहा है कि आप milk allergy है, lactose intolerance है, आप milk नहीं पीना चाहते हो, that's absolutely okay. In fact, vegan diet में they even don't consume milk at all. तो the options are soya milk or almond milk which can be consumed. और अगर milk नहीं भी ले रहे हैं आप, तो you can have alternatives like low fat curd, yogurt. They are better in terms of digestion and they give you probiotics also. वो आपके digestion improve रखता है. You can have fluid in form of buttermilk and lassi, वो भी आप ले सकते हो. So it's not essential कि milk has to be consumed. The amount of calcium in curd or buttermilk or paneer is also equally good. So you're not missing on calcium by not having milk. ओके, वर्कआउट के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन सा वर्कआउट इस वक्त जो है वो बेस्ट होते हैं जैसे मेनोपॉज के दौरान? सो आई बिलीव वर्कआउट शुड स्टार्ट फ्रॉम एन अर्ली एज. अगर हम चाहें, हम ये समझना कि अगर वर्कआउट शुड नॉट बिगिन एट 40, शुड स्टार्ट क्वाइट अर्ली. इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी वर्कआउट्स करने से आप अपनी काफ़ी ज़्यादा मसल और बोन स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स यहाँ और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अभी हमारे हार्मोन के डिक्लाइन होने पे that has a direct effect on your bones and muscles. So any kind of workout which is including aerobics, which is important for your heart activity, as well as muscle strengthening exercises, can be helpful. Initial stages में it looks difficult. जिसने कभी वर्कआउट नहीं किया उनके लिए बड़ा मुश्किल है हमें उनको मोटिवेट करना कि आप प्लीज़ वर्कआउट शुरू कीजिए. So I tell start from basic walk. In fact, 40 minutes of daily brisk walk is also good enough. The number of step counting is not essential, but एक fast brisk walk बहुत ज़रूरी है. Apart from that, if possible, do yoga and stretching. You know, there are muscle strengthening exercises which are important even for your lower pelvic muscles, for your other joints and everything, जिसमें आपको बाकी आगे जाके प्रॉब्लम ना आए. तो वो योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हेल्प करते हैं. डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी एसेंशियल. वो जैसे हमने कहा हॉट फ्लैशेस में भी वो हेल्पफुल है. And may not join gym particularly for this, but stay active. In fact, doing 1 hour of exercise and sitting on one sofa all the day is not good. So I would suggest कि बाकी टाइम भी आप एक्टिव रहो, स्टेयर्स यूज़ करो, व्हीकल में कम जाकर पैदल जाके अपने काम करो. ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प करती हैं. एक जगह 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए. एंड ये चीज़ बताइएगा कि मेनोपॉज के दौरान भी क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है? ओ येस, मेनोपॉज वो स्टेज है, नॉट एग्जैक्टली मेनोपॉज बट पेरीमेनोपॉज. जब तक आपके 12 महीने तक पीरियड बंद नहीं होते, तब तक आपकी ओवरीज ईस्ट्रोजन हार्मोन्स कुछ अमाउंट ऑफ ओवुलेशन भी कर रही है. सो इट इज़ अ मिथ कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी इवन इन पेरीमेनोपॉज. या आप अपनी डिफाइन नहीं कर पाए मेनोपॉज, तो इवन देन एट टाइम्स अगर वो हार्मोन्स आपके एक्टिव हैं, आपका ओवुलेशन हो रहा है, देयर इज़ अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी. सो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड जो वेंजाइनल, अभी आपने बताया था कि क्रीम जो यूज़ करते हैं, वेंजाइनल जो ड्राइनेस होता है, तो उसके अलावा मतलब जैसे वो जो आपने बताया जो क्रीम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? सो वजाइनल ड्राइनेस के लिए आपको वहाँ हाइजीन मेंटेन करना है. आप प्रोन हो इन्फेक्शंस के लिए, बिकॉज वो स्किन बहुत सेंसिटिव है इस समय, तो यू हैव टू कीप दैट एरिया क्लीन. पेरीमेनोपॉज में वट एवर आप जो पैड्स ड्यूरिंग पीरियड्स यूज़ करें, इट शुड बी क्वाइट फ्रेंडली टू द स्किन, ओनली कॉटन वंस. एंड आई सजेस्ट अवॉइडिंग यूज़ ऑफ टैम्पून्स एट दिस टाइम. अच्छा, एक चीज़ और है जो कि जब ये शुरू होता है, मतलब पेरीमेनोपॉज वाला जो फेज़ होता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का ये होता है कि या तो पीरियड्स की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. मतलब जनरली अगर देखा जाए तो 4 डेज़ या 5 डेज़ होता है, लेकिन फिर वो घट के 3 दिन या कभी कभी 2 दिन भी होता है. तो उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं. जी, ये हमारा एक सिग्निफिकेंट सिग्नल है कि आप मेनोपॉज में जा रहे हो. पीरियड्स के चेंजेस आना, इरेगुलरिटी आना. यूजुअली जो हम कहते हैं महिला में 7 डेज़ तक का जो पीरियड, 2 to 7 डेज़ नॉर्मल टाइम है जो पीरियड्स आते हैं. एंड एन इंटरवल ऑफ 28 to 35 डेज़ इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल. एनी डिविएशन, इससे अलग कुछ आ रहा हो, अगर आपके पीरियड 2 दिन से कम ही हो, एक ही दिन की स्पॉटिंग हो, या 7 दिन से ज़्यादा चल रहे हो, 22 दिन से पहले आ रहे हो, या 35 डेज से बाद में आ रहे हो, ये इरेगुलर है. पर क्योंकि इस समय हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये इरेगुलरिटी हमें अंडरस्टैंड करना है इज़ नॉर्मल, इन द सेंस कि दिस इज़ अ फेज फ्रॉम वेयर यू विल एंटर इनटू मेनोपॉज. बट फॉर दैट मैटर, कोई भी हैवी फ्लो मोर देन 7 डेज और पैसेज ऑफ टू मच ऑफ क्लॉट्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड.
ignored. मतलब आप उसको, कई बार ये मिथ है कि महिलाएं आपस में घर में कहती हैं ये तो होता रहता है, आप इसकी चिंता ना करें, आपको पीरियड्स हैवी आ रहे हैं, यू आर रीचिंग मेनोपॉज, कोई बात नहीं, कुछ इलाज नहीं करना, वो गलत है। क्योंकि सिर्फ ये मेनोपॉज से जुड़ी हुई नहीं है इरेगुलरिटी, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम कह रहे हैं कि एज के साथ जैसे कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं, तो देर आर मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इरेगुलर साइकिल्स, जिसको डायग्नोज करके हमें ट्रीट करना है। और वैसे भी अगर इतनी हैवी फ्लो महिला फेस कर रही है तो शी इज़ प्रोन टू अनीमिया, उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होने के कारण भी बहुत वीकनेस और अदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वो हमें टेक केयर करना है और उसकी मेडिकेशंस भी देनी है। जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारा हैवी फ्लो हो या फिर ऐसे जैसे क्लॉट्स अगर आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसी तरीके से कम आना भी तो हो सकता है ना, कि अगर बहुत कम आए या एक ही दिन आए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कम आए या एक ही दिन के लिए आए में हमें बहुत फिक्र नहीं है, क्योंकि वो हम पता है कि अभी हार्मोन्स कम बन रहे हैं तो लाइनिंग ज़्यादा शेड नहीं होगी, तो वो हमें सिर्फ अपना एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर या डायरी मेंटेन करनी है। आपको वो देखते रहना है कब कब कैसे कैसे ड्यूरेशन में वो आ रहे हैं पीरियड्स, एंड ग्रेजुअली अगर वो इंटरवल बढ़ता जा रहा है, बंद हो रहे हैं, तो वी अंडरस्टैंड दैट वो मेनोपॉज में पहुँच गए हैं। एंड जो भी आपने बताया कि बहुत सारा सिम्टम्स भी हो जाते हैं, जैसे कि ये अगर बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है या कुछ भी, तो ये जो मेनोपॉज वाला जब फेज़ चल रहा होता है तो उस दौरान बहुत सारी बीमारियों के भी सिम्टम्स साथ साथ चल रहे होते हैं, या फिर ये भी होता है कि शायद इस दौरान बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, तो उसके बारे में बताइएगा। बीमारियाँ रिलेटेड टू द गर्भाशय, राइट? सो या देर आर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस टाइम वो जो फीमेल्स फेस कर सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइक आई सेड इज़ वो एंडोमेट्रियल जो अंदर की लाइनिंग है, वहाँ की थिकनिंग अगर बढ़ जाती है तो वो एक स्टेज है जो हम कहते हैं प्रिकर्सर, मतलब वो अभी कैंसरस नहीं है पर वो कुछ सालों बाद कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक फेज़ है जहाँ एक बार पे, ये वाला बताइएगा फिर से। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो अंदर की लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग की एक पर्टिकुलर थिकनेस होनी चाहिए एट दिस स्टेज ऑफ टाइम। अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग है और हम वो डायग्नोज कर लेते हैं कि वो बहुत थिकन्ड है, तो हमें वो सिर्फ एक इरेगुलर साइकिल की तरफ नहीं बता रही है, बल्कि वो हमें ये भी एक अंदेशा दे रही है कि आगे जाके हो सकता है ये महिला प्रोन हो कोई कैंसरस कंडीशन को। अच्छा। तो फिर इस समय ज़रूरी है कि हमें वो देखने पे हमें उसकी कई बार बायोप्सी लेके चेक भी करना होता है, ताकि हम उनको ये क्लैरिटी दे सकें कि भाई वो कैंसरस की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो काफ़ी प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम्स आप इस समय डायग्नोज करके उनको ट्रीट कर सकते हो। अच्छा। रैदर देन कई बार आप देखोगे कई महिलाओं में ये भी हम देखते हैं कि कुछ टाइम के लिए पीरियड जैसे 12 महीने नहीं आया, मेनोपॉज हो गया, पर हमने कभी कुछ चेक नहीं किया था, या इससे पहले उनके पीरियड्स बहुत हैवी थे, और सडनली किसी टाइम पीरियड्स बंद होने के बाद उनके वापस से पीरियड शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ अ कंडीशन कॉल्ड एज, हाँ जी, दिस इज़ अ कंडीशन कॉल्ड एज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। ये डेफिनेटली एक एबनॉर्मल कंडीशन है विच कुड हैव बीन चेक्ड। अगर पहले हमने वो लाइनिंग देख ली होती या बायोप्सी हो गई होती तो वो हम प्रिवेंट कर सकते थे। और ये जब पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो जाती है, नॉट नेसेसरी कि ये भी कैंसरस ही है, बट इसको डेफिनेटली डायग्नोज करना और ट्रीट करना ज़रूरी है। ये हम ऐसे पास नहीं कर सकते कि भाई ये नॉर्मल है या नेचुरल है, ये हो सकता है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर आपके एक बार पीरियड्स रुक गए, यू हैव बीन डिफाइंड मेनोपॉज में आप जा चुके हो, उसके बाद कोई भी ब्लीडिंग एबनॉर्मल ब्लीडिंग है। ओके। तो अभी ये सारा जो एबनॉर्मल वाली चीज़ें उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये तो अभी आपने कैंसर वाली बात बताई, एंड हार्ट हेल्थ के बारे में भी सुना है कि हार्ट हेल्थ भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि फीमेल्स हम कहते हैं कि दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हार्ट अटैक्स, राइट, बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन एंड हेल्दी हॉर्मोन्स। बट अगेन वो आजकल इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि प्रोटेक्शन इज लेस बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस। नंबर 1, दे आर इक्वली कंज्यूमिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल। नंबर 2 एंड नंबर 3, ऑफ कोर्स मेनोपॉजल ऑल्सो पोजेज अ रिस्क। मतलब एक बार मेनोपॉज होने के बाद ओबेसिटी बढ़ रही है, आपके हॉर्मोन्स कम हो रहे हैं, तो आपकी हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक्स का रिस्क इज इक्वल टू द मेल। सो अगेन यहाँ पे आपका लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी इनटेक, एक्सरसाइजेज, योगा विल हेल्प टू कंट्रोल दैट पार्ट। आपका रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग, वेट चेकिंग, लिपिड प्रोफाइल, ये आपका चेक करके आपको उसको कंट्रोल में लाना है। एंड एक और चीज़ जो है, ब्यूटी के लिए क्या करें, क्योंकि इस दौरान जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, स्किन खराब होना, उसके लिए क्या किया जा सकता है? So one thing is, we know we have to accept that you have to age gracefully, but yeah, there are many things which can take care of. One of the main thing is, again I'll tell कि बहुत सारे Insta reels and advertisements and over the counter, Yes. because this is, she is using it and because that actress is using it, we should not consume just blindly. So any product that you're using on the skin, all the more because it's more sensitive now, should be under dermatologist opinion or a doctor's opinion only. And what best helps you for your glowing skin is a good sleep schedule
कीपिंग स्ट्रेस अवे, आपको हेल्दी डाइट्स रखनी है, टेक ऑफ फ्रॉम योर रूटीन, द डेली लाइफ रूटीन से आपको थोड़ा बहुत अपने रिजेनोवेशन के लिए यू शुड कीप सम टाइम ऑफ, यू टेक सम rest also from the routine, that also helps. And that which is good in, again like I said, varied colored fruits and food also helps in your skin. For your skin, there are various serums available that also under guidance of a doctor can be taken or applied. ओके एंड अब मुझे बताइएगा टेस्ट कौन कौन से करवा सकते हैं, 30 प्लस हो जाए या 35 प्लस हो जाए, तो कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिसकी वजह से मतलब ये चीज़ें जो है वो ठीक रहें? सो वी अंडरस्टैंड रूटीन हमें डायबिटीज़ वगैरह के लिए जो चेक करते हैं, शुगर्स एंड थायराइड ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, वो तो कराने ही हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू नो कि आप मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉजल की तरफ जा रहे हैं, तो देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स विच कीप अ चेक ऑन ओवेरियन फंक्शन, दैट इज FSH, LH, और ओवरी का जो हार्मोन है ईस्ट्राडियोल. दीज आर द मेजर हार्मोन्स विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश कि वो मेनोपॉज में जा रहे हैं कि नहीं. अच्छा एंड एक जो AMH जो होता है ये टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये मेनोपॉज के लिए ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है, तो ये कौन सा टेस्ट होता है, उसमें क्या करते हैं और कैसे इसमें मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि मेनोपॉज जो है वो होने वाला है? सो AMH इज़ नॉट पर्टिकुलरली ओनली फॉर मेनोपॉज. हाँ जी, उसका हमारा इफेक्ट चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज, बट वो आइडियल टेस्ट नहीं है चेक के लिए, बिकॉज AMH हमारा जो एक हार्मोन चेक, एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं, दैट गिव्स एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी. सो ये हमारा सिर्फ मेनोपॉज में नहीं अफेक्ट होता, इट गेट्स अफेक्टेड इन PCOS ऑल्सो, विच इज़ अ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन कंडीशन, जहाँ अगेन हमें लगता है हमें पीरियड्स नहीं आते, हमारे हार्मोनल इरेगुलरिटी होती है, बट दैट हैपन्स इवन एट यंगर एज ग्रुप. सो AMH वी रिजर्व इट मोर फॉर फर्टिलिटी थिंग, कि उनको अगर आगे प्रेगनेंसी हमें पता करना है कि एग्स रिजर्व कितने हैं, वो कितनी प्रेगनेंसी के लिए उनको हेल्प मिलेगी या नहीं, या फर्टिलिटी साइकिल्स हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो हम AMH का चेक रखते हैं. ऑफ कोर्स इसका डिक्लाइन अगेन इज गिविंग अस एन आइडिया कि आप मेनोपॉज में जा रहे हो, बट नॉट द ओनली टेस्ट टू हेल्प अस नो वेदर द लेडी इज हैविंग मेनोपॉज. पर्टिकुलर कौन सा टेस्ट है? FSH, LH, सीरम एस्ट्राडियोल. ओके तो ये जो इस टेस्ट में क्या चीज़ें सो FSH एंड LH, ये 2 हार्मोन हमारे ब्रेन पिट्यूटरी ऑर्गन से रिलीज होके ओवरी पे एक्ट करते हैं, जहाँ से वो फिर आगे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है. तो जहाँ पे हमारे ओवरी के फंक्शन डिक्लाइन हो रहे हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है, तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है. सो इफ़ वी फील उनके ब्लड टेस्ट में FSH, LH वैल्यूज़ बढ़ रहे हैं, मतलब शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स मेनोपॉज, इवन इफ शी हैज़ नॉट अटेन दो सिम्टम्स, या 12 महीने के पीरियड्स नहीं आने के पहले भी वो FSH, LH राइज होना शुरू हो सकता है. ईस्ट्राडियोल के अमाउंट कम हो जाता है, बिकॉज वी नो ओवेरियन अभी फंक्शन कम है, तो वो लेवल्स हमारे कम की तरफ आ जाते हैं एंड मेनोपॉज. ओके ये जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो क्या ये खाली पेट होते हैं? या आइडियली दे आर सपोज टू बी डन फास्टिंग, और अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो उनको सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स में करें, और अदरवाइज एनी टाइम इफ़ वी फील कि मेनोपॉज का जस्ट कंफर्म करना है हमने. ओके मतलब पीरियड के दौरान मेनोपॉज का टेस्ट कर सकते हैं? पेरीमेनोपॉज का यस, पीरियड के दौरान हाँ जी कर सकते हैं. हाँ मतलब पेरीमेनोपॉज के दौरान. ओके तो आपने बोला कि सेकेंड डे वाले दिन, राइट, दैट्स द आइडियल टाइम टू चेक. अब जानना चाहेंगे थोड़ा सा मतलब ये जो एक फेज़ होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, तो इसके बारे में कैसे मतलब मेनोपॉज में से पार्टनर्स जो है वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानना. या सो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एक पार्टनर का इसमें, बिकॉज जब इस फेज से महिला गुजरती है, सो देयर आर टू मैनी चेंजेस नॉट ओनली इन द बॉडी, देयर इज समथिंग इनसाइड इमोशनल एस्पेक्ट ऑल्सो जो उसका अफेक्ट होता है. एज वी से द काइंड ऑफ इरिटेशन, स्लीपलेसनेस, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लशेस, दैट अफेक्ट्स हर रूटीन लाइफ ऑल्सो. तो अगर हम उसे एज अ अंडरस्टैंडिंग वे में लें, समझें कि भाई दिस इज़ अ फेज विच शी इज़ गोइंग थ्रू, वी हैव टू बी सपोर्टिव, वी शुड encourage her to have a good diet, we should not be too critical about her behavior changes कि भाई ये तो ऐसे ही है, शी इज़ ऑलवेज in depressed mood, she is not doing this, या she is not taking interest. वो नहीं करना चाहिए. We should be very supportive, we should talk to her, that is very important. We should encourage her for a good healthy lifestyle, support her in her work area as well, so that she is able to balance her things and take time for herself. तो वो बहुत important role play कर सकते हैं. सो जो ये मेनोपॉज वाला फेज़ है, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि अगर प्री मेनोपॉज हो तो कैसे निपटें, और मेनोपॉज हो गया है तो क्या करें.
ये जो है जो फेज़ है उसको हम बहुत अच्छी तरह से मतलब उसको हम बहुत अच्छी तरह से आगे कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो हमारे स्टूडियो में आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, यकीनन अब जो लोग ये पूरा पॉडकास्ट देखेंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंकिता। Thank you so much for inviting me, Vijaya. It was lovely interacting with you. Actually, I think ये पॉडकास्ट के माध्यम से अगर हम कुछ महिलाओं तक पहुंच सकें जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस फेज और जो शायद ओपनली सबसे डिस्कस नहीं कर पाते, तो आई वुड सजेस्ट देम टू टॉक अबाउट इट, डिस्कस एंड मेक इट जस्ट अ नॉर्मल हेल्दी ट्रांजिशन ऑफ योर लाइफ। जी या तो मेनोपॉज जो है वो एक बदलाव है जिसे बहुत प्यार से आपको स्वीकारना है, और अगर इस बदलाव को आपने बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया तो यकीनन ये जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो ये पूरा पॉडकास्ट जो है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको वो सारी चीज़ें जो है वो सुनने को मिलेंगी, वो सारी जानकारियाँ इसमें हैं जिसके बारे में अब तक आपने सुना भी नहीं होगा। तो पूरे पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इसके हम छोटे छोटे क्लिप्स भी डालेंगे, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, इंस्टाग्राम पे भी देखिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और गृहलक्ष्मी का हेल्थ पॉडकास्ट देखते रहिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।